एवरीवन, वेलकम टू बायोनेशन। माई सेल्फ वंदना। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं एंजाइम्स के बारे में। तो इससे पहले की जो हमने क्लास की थी वहाँ पे हमने डिस्कस किया था जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ एंजाइम, और उसके अलावा हमने वहाँ पे डिस्कस किया था स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं एंजाइम्स को थोड़ा और डीपली हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो जो चीज़ हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो है एंजाइम का क्लासिफिकेशन और मैकेनिज्म, कैसे कैसे एक एंजाइम काम करता है। तो ये सब आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं एंजाइम्स को। एंजाइम्स, तो यहाँ पे हम जो पहला टॉपिक है हमारा वो है क्लासिफिकेशन ऑफ, क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स। तो यहाँ पे क्या है, आईयूबी क्या है, एक संस्था है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने क्या किया है, जो एंजाइम है इनको 6 मेन कैटेगरीज में यहाँ पे कैटेगराइज किया है। 6 मेन क्या बताई हैं कि जो एंजाइम्स हैं उनकी क्या होती हैं, 6 कैटेगरीज होती हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जानेंगे कि ये क्या है। जो क्लासिफिकेशन हम यहाँ पे करेंगे वो क्या है, अकॉर्डिंग टू आईयूबी। तो आईयूबी क्या है, यहाँ पे इसको हम क्या बोलेंगे, व्हाट इज़ आईयूबी। तो आईयूबी का जो फुल फॉर्म है या फिर आईयूबी क्या है, यहाँ पे इसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। तो ये तो हो गई आईयूबी के फुल फॉर्म की बात है ना। ये क्या है, बस ये याद रखना है कि जो एंजाइम्स के 6 क्लासेस वाला क्लासिफिकेशन दिया है एंजाइम का, वो किसने दिया है, आईयूबी। और आईयूबी का फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। तो अब डिस्कस करेंगे कि ये मेन कैटेगरीज आखिर कौन कौन सी है। तो यहाँ पे क्या है, इनको आसानी से हम कैसे याद रख सकते हैं। इनको अगर किसी को वैसे सिंपली याद हो जाता है वो तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं होता है तो यहाँ पे एक ट्रिक है इन 6 क्लास को क्या करने की, याद रखने की। तो ट्रिक है हमारी यहाँ पे LOLHIT। तो यहाँ पे क्या है, इसको ऐसे बोल सकते हैं लॉट्स ऑफ लाफ्टर हिट, है ना। ये क्या है, लॉट्स ऑफ लाफ्टर हिट, है ना। तो ये क्या है, यहाँ पे ट्रिक है LOLHIT। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है यहाँ पे, सबसे पहला क्या है, हमने L का मतलब है यहाँ पे लाइगेजेस। क्या है, लाइगेजेस। जो पहली क्लास है वो क्या है, लाइगेजेस। दूसरी जो क्लास है वो है ऑक्सीडो रिडक्टेज। तीसरी जो क्लास है L से, वो क्या है, लाइगेजेस। तो ये लाइगेजेस और लाइगेजेस एक दूसरे से क्या है, बिल्कुल अलग हैं। ये एक जैसे नहीं है, बस नाम इनके क्या है, सेम है। अब यहाँ पे जो H है इसका मतलब होता है हाइड्रो रिडक्टेज। क्या है, हाइड्रोलेज या फिर हाइड्रोलेजेज है। जो H से यहाँ पे कौन सी 4th जो क्लास है एंजाइम्स की, वो क्या है, हाइड्रोलेज या फिर हाइड्रोलेज या हाइड्रोलेज भी लिख सकते हैं इसको। I से क्या है, यहाँ पे जो क्लास है वो है आइसोमेरेज या फिर आइसोमेरेजेज भी लिख सकते हैं। तो ये हो गई 5वीं क्लास किसकी, एंजाइम्स की। इसके बाद जो T है, T का मतलब यहाँ पे है ट्रांसफरेजेज से। तो ट्रांसफरेज या फिर ट्रांसफरेजेज भी बोल सकते हैं। ट्रांसफरेज
तो कि ये क्लास क्या है हमारी, ट्रांसफरेज है। अब ये क्या हो गई, 6 मेन क्या हो गई एंजाइम्स की 6 क्लास हो गई यहाँ पे। तो सबसे पहली जो क्लास है वो क्या है, लाइगेजेस। दूसरी जो क्लास है वो क्या है, ऑक्सीडो रिडक्टेज हो गई। थर्ड जो क्लास है वो होगी लाइएजेस, और चौथी हाइड्रोलेज या फिर हाइड्रोलेजेस। पांचवी जो क्लास है वो है आइसोमेरेजेस, और छठवीं क्लास यहाँ पे कौन सी हमारी, ट्रांसफेरेजेस। तो ये क्या हो गई एंजाइम्स की 6 मेन क्लासेस हो गई। तो इनको अब थोड़ा सा डिटेल में यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि आखिर जो ये क्लासेस हैं किस बेस पे या फिर इनकी क्या क्या विशेषताएं हैं। जो ये क्लासेस हैं इनमें क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो सबसे पहली जो क्लास हमने बोली थी वो क्या है, यहाँ पे ऑक्सीडो रिडक्टेज को ले लेते हैं। कौन सी, सबसे पहले तो यहाँ पे लिख देते हैं कितनी क्लास हैं, 6 क्लासेस हैं एंजाइम्स की, याद रखना है ये चीज़। तो सबसे पहली जो क्लास है वो क्या है, ऑक्सीडो रिडक्टेज। तो ऑक्सीडो रिडक्टेज जो क्लास है यहाँ पे क्या होता है, मतलब कोई रिएक्शन है, माना A प्लस क्या है यहाँ पे B है। तो माना यहाँ पे जो ये सबस्टांस है A, तो ये यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर ये यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है B का। लेकिन अगर यहाँ पे क्या होगा, ये ऑक्सीडो रिडक्टेज कोई एंजाइम है या फिर ऑक्सीडो रिडक्टेज क्लास का कोई एंजाइम है यहाँ पे, इस क्लास से जो भी एंजाइम बिलोंग करेंगे अगर वो यहाँ पे प्रेजेंट है, किसी रिएक्शन में प्रेजेंट होंगे, तो क्या होगा, यहाँ पे जो क्या है A है, तो A का क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा, और जो B है उसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो जाएगा। मतलब कि यहाँ पे क्या हो जाता है, अपोजिट। अगर यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो A का ऑक्सीडेशन हो रहा है फर्स्ट में एज अ सब्सट्रेट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका रिडक्शन हो जाएगा। और यहाँ पे B का रिडक्शन हो रहा था तो यहाँ पे B का ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो ये क्या काम करते हैं, यहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का काम करते हैं। अब जो दूसरी क्लास है वो क्या है हमारी, ट्रांसफेरेजेस। दूसरी जो क्लास है एंजाइम्स की वो क्या बोली हमने, ट्रांसफेरेजेस। तो ट्रांसफेरेजेस में क्या होता है, यहाँ पे सिंपली कोई भी क्या है मॉलिक्यूल है, माना ये क्या है, कोई रिएक्शन हो रही है यहाँ पे, ऐसे ही एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे माना इस पे क्या है 2+ चार्ज है या फिर इस पे है 3+। तो ये क्या होगा, यहाँ से जो चार्ज हो जाएगा, जो यहाँ पे चार्ज है 2+ और इस पे क्या है 3+, तो ये क्या हो जाएंगे, आपस में एक दूसरे पे क्या हो जाएंगे, शिफ्ट हो जाएंगे। तो जो ट्रांसफरेज का काम होता है वो क्या होता है, शिफ्ट करना, मतलब किस चीज़ को, किसी भी जो क्या है सबस्टेंस है, किसी भी मॉलिक्यूल से और किसी दूसरे मॉलिक्यूल में क्या करना, किसी भी चार्ज या फिर कोई भी क्या है केमिकल ग्रुप है उसका क्या करना, ट्रांसफ़र करना। तो यहाँ पे ट्रांसफरेज का मतलब साफ साफ क्या है कि ये ग्रुप, ये इस एंजाइम की जो क्लास है, अगर वो इस क्लास का जो एंजाइम है वो अगर कहीं पे क्या हो गया, किसी रिएक्शन में इन्वॉल्व हो गया, तो वो क्या करेगा, किसी भी केमिकल ग्रुप का क्या करेगा, ट्रांसफ़र करेगा वन मॉलिक्यूल टू अनदर मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसमें यहाँ पे 2+ था तो यहाँ पे ये 3+ आ जाएगा और यहाँ पे 2+। तो ये बस क्या है, एक समझने के लिए यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अगर यहाँ पे मतलब ट्रांसफरेज जो क्या है इस क्लास का एंजाइम अगर यहाँ पे प्रेजेंट हो गया तो ये क्या कर देगा, जो मॉलिक्यूल हैं तो उनका जो चार्ज है या फिर कोई अदर केमिकल कंपाउंड अगर इनसे क्या होता है, जुड़ा होता है, तो ये क्या कर देंगे, उसका ट्रांसफ़र कर देंगे एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में। अब बात करते हैं तीसरी क्लास। तीसरी क्लास क्या है, हाइड्रोलेजेस। कौन सी हमारी थर्ड क्लास यहाँ पे, हाइड्रोलेजेस।
लेज या फिर हाइड्रोलेजेस भी बोल सकते हैं इसको। तो यहाँ पे सिंपली क्या होता है, रिलीज ऑफ H2O मॉलिक्यूल। तो यहाँ क्या होगा, सिंपली माना यहाँ पे क्या है, ये A+B या फिर क्या है, यहाँ पे कोई इस टाइप से कोई रिएक्शन है। तो यहाँ पे सिंपली क्या होगा, अब ये H2O का मॉलिक्यूल अगर यहाँ पे हाइड्रोलेज एंजाइम प्रेजेंट हो गया तो ये क्या कर देगा, H2O के मॉलिक्यूल को क्या कर देगा, यहाँ से निकाल देगा। हाइड्रोलेजेस का मतलब होता है हाइड्रोजन को निकाल देना, लेज का मतलब हटाना होता है सिंपली। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अगर कोई रिएक्शन है वहाँ पे ये हाइड्रोलेजेस एंजाइम की जो क्या है कैटेगरी है या फिर क्लास है, अगर ये प्रेजेंट हो गई तो ये क्या कर देगी, H2O को वहाँ से क्या कर देगी, हटा देगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंपली ऐसे ये रिएक्शन यहाँ पे इस तरीके से हमें दिखाई देगी। तो ये क्या होगा, H2O के मॉलिक्यूल को क्या कर देगा, यहाँ से निकाल देगा। बस इसका काम क्या होता है, H2O को निकालना या फिर H2O मॉलिक्यूल को हटाना। अब जो चौथी क्लास है यहाँ पे वो क्या है, लाइजेज। लाइजेज जो क्लास है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होता है, माना कोई क्या है, यहाँ पे A है और B है, ये क्या है, यहाँ पे दो क्या है, माना सबस्टांस है। तो इनमें क्या होगा, माना यहाँ पे क्या है, ये A है, इस पे कोई R ग्रुप प्रेजेंट है ना, और यहाँ पे क्या है, कोई दूसरा ग्रुप ऐसे ले लेते हैं, दूसरा ग्रुप कुछ भी X Y या Z कुछ भी है ना, तो ये ग्रुप है। तो ये यहाँ पे अगर कोई रिएक्शन हो रही है और यहाँ पे ये वाला एंजाइम क्या हो गया, इन्वॉल्व हो गया इस प्रोसेस में, लाइजेज। तो ये क्या करेगा, लाइजेज मेनली क्या करते हैं, किसी भी जो केमिकल ग्रुप है या फिर केमिकल कंपाउंड है, अगर वो किसी सबस्टांस से यहाँ पे जुड़ा हुआ है तो इसको क्या कर देगा, वो इसको हटा देगा। तो यहाँ पे सिंपली क्या हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों ग्रुप क्या हो जाएंगे, यहाँ से रिमूव हो जाएंगे, मतलब रिमूवल करता है कि इनका केमिकल जो क्या होते हैं, कंपाउंड्स होते हैं, उसका रिमूवल करता है। अब जो पांचवी क्लास है वो क्या बोला हमने, आइसोमेरेजेस। आइसोमेरेजेस, तो आइसोमेरेजेस कब क्या करते हैं, सिंपली आइसोमर का मतलब क्या होता है कि कोई सबस्टांस है उसमें क्या थोड़ी सी कुछ हेर फेर करके वैसा ही दूसरा कोई क्या कर देना, सबस्टांस बनाना या फिर बन जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, आइसोमर बोल देते हैं। तो यहाँ पे माना क्या है, कोई ये क्या है, एक सबस्टांस है A यहाँ पे। तो अब क्या हुआ, यहाँ पे अगर ये आइसोमेरेज जो एंजाइम है, ये क्लास यहाँ पे क्या होगी, आइसोमेरेज एंजाइम की जो क्लास है, अगर ये यहाँ पे इन्वॉल्व होगी तो ये क्या करती है, सिंपली इसका आइसोमर बना देगी, किसका, जो ये सबस्टांस है इसका आइसोमर बना देगी। या फिर इस क्या होगा, इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा, सेम अपने सबस्टांस से, मतलब जिस चीज़ से वो बना है उसी के जैसे होगा, लेकिन उसमें क्या होंगी, थोड़ी सी कुछ भिन्नताएं, क्योंकि आइसोमर भी एज इट इज़ नहीं होते हैं, अपने जो उनका मतलब क्या होता है, क्या बोल सकते हैं, बेसिक जो मॉलिक्यूल होता है तो उसी के जैसे होते हैं, लेकिन बिल्कुल सेम नहीं होते, उसमें कुछ ना कुछ क्या होते हैं, डिफरेंसेस होते हैं। तो यहाँ पे आइसोमर क्या करता है, बस क्या करता है, आइसोमरेज जो एंजाइम है वो क्या कर देता है, आइसोमर बनाता है किसी भी सब्सटेंस का एज अ प्रोडक्ट। अब जो लास्ट और छठवीं जो क्लास है एंजाइम्स की, वो क्या हमारा, लाइगेजेस। तो लाइगेजेस एंजाइम क्या करता है, लाइगेजेस मेनली क्या होता है, जोड़ने का काम करता है। किसी भी क्या होगा, रिएक्शन में अगर इन्वॉल्व होगा तो वो क्या करेगा, सबस्टांस की चेन बना सकता है, या फिर एक दूसरे को क्या करेगा, एक सबस्टांस को दूसरे सबस्टांस या फिर एक मॉलिक्यूल को दूसरे मॉलिक्यूल से क्या करेगा, कनेक्ट करने की क्वालिटी रखता है। तो यहाँ पे मानना क्या है, ये कोई रिएक्शन है, यहाँ पे A+
क्या है यहाँ पे A प्लस बी है माना, तो ये क्या करेगा, इनको क्या कर देगा, जोड़ देगा आपस में, बस लाइगेजेस। अगर यहाँ पे क्या होगा, लाइगेजेस एंजाइम प्रेजेंट होगा तो वो क्या करेगा, अगर A प्लस बी क्या है, दो सबस्टांस है यहाँ पे, एक और ये दूसरा सबस्टांस है, तो ये क्या करेगा, अगर लाइगेजेस एंजाइम यहाँ पे इन्वॉल्व हो गया किसी भी रिएक्शन में, वो क्या करेगा, इन दोनों को जोड़ देगा। जोड़ेगा कैसे, यहाँ पे क्या बना देगा, बॉन्ड बना देगा कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू। तो ये तो हो गई क्लासेस ऑफ एंजाइम की बात। तो मेनली कितनी 6 क्लास हैं, किसी भी जो एंजाइम्स होते हैं उनको 6 कैटेगरी में क्या किया गया है, बांटा गया है, किसने, आईयूबी ने। तो इसको अब एक फ्रेम में अगर हम यहाँ पे देखना चाहें तो क्या है, सबसे पहली जो क्लास है वो क्या है, ऑक्सीडो रिडक्टेज जो क्लास है 6 क्लास में। हाइड्रोलेज, तीसरी जो क्लास है वो है हमारी ट्रांसफेरेज। पांचवी जो क्लास है वो क्या है, लाइएजेज। उसके बाद छठवीं जो क्लास है वो क्या है, आइसोमेरेजेज, आइसोमेरेजेज। और जो लास्ट और 6th क्लास है वो कौन सी हमारी, लाइगेजेज, लाइगेजेज। तो ये क्या है, यहाँ पे एंजाइम्स की 6 क्लास को हमने क्या किया। वैसे इनको इतना थोड़ा बहुत इनको क्या करना चाहिए, इनके बारे में जान लेना चाहिए। वैसे बस क्या आता है, इनके नाम आ जाते हैं या फिर एग्जाम्पल को आप याद कर सकते हैं उनके। तो ये क्या है, ऑक्सीडो रिडक्टेज जो पहली क्लास है, हाइड्रोलेजेस हो गया, ट्रांसफेरेजेस, लाइगेजेस, आइसोमेरेजेस और लाइगेजेस। तो आइसोमेरेजेस अगर कहीं पे इन्वॉल्व हुआ तो वो क्या बना देगा, आइसोमर बना देगा, सिंपल। और लाइगेजेस क्या करेगा, जोड़ने का काम जो करता है, तो वो कौन करता है, लाइगेजेस। ऐसे लिख सकते हैं, जोड़ने का काम या फिर जोड़ने का कार्य करेगा। ये आइसोमेरेजेस क्या करेगा, आइसोमर बनाएगा। किसी भी चीज़ में अगर इन्वॉल्व हो गया तो क्या करेगा, आइसोमर बनाएगा। इसके बाद हाइड्रोलेजेस, मतलब यहाँ पे क्या होता है, अगर हाइड्रोलेज कहीं पे क्या हो गया, इन्वॉल्व हो गया किसी रिएक्शन में, तो वो क्या करेगा, H2O का जो मॉलिक्यूल है उसको निकाल देगा वहाँ से। ट्रांसफरेजेस क्या करता है, ट्रांसफ़र का काम। किस चीज़ को ट्रांसफ़र करेगा, किसी केमिकल ग्रुप को एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में क्या करेगा, ट्रांसफ़र करने का काम। तो ये क्या हो गए, कुछ इनके फीचर्स हो गए। अब बात करते हैं आगे, मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्टिविटी, यानी एक एंजाइम कैसे कैसे काम करता है, उस चीज़ को हम यहाँ पे आगे देखेंगे। तो यहाँ पे जो दूसरा टॉपिक है वो है, मतलब कि एक एंजाइम काम कैसे करेगा, कैसे एक एंजाइम कार्य करता है, इस पे हम बात करेंगे। तो यहाँ पे बोल सकते हैं इसको मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्टिविटी। तो हमने बात की थी कि जो एंजाइम्स होते हैं, सारे के सारे एंजाइम्स क्या होती हैं, हमने बात की थी प्रोटीन होती हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ क्या थे, एक्सेप्शन भी थे। एक्सेप्शन के तौर पे हमने यहाँ पे बताया था कि क्या था, राइबोन्यूक्लियेज या फिर क्या बोल सकते हैं इसको, राइबोजाइम भी नाम आपने सुना होगा। तो ये क्या होते हैं, आरएनए के कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं जो एक्ट करते हैं एज अ एंजाइम, क्या करते हैं, एंजाइम की भांति व्यवहार करते हैं। तो ये क्या है, एक्सेप्शन है एंजाइम का। वैसे क्या होते हैं, मेनली जितनी भी एंजाइम्स होंगे वो क्या होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं। अब इसके बाद हमने बात की थी कि सारी की सारी जो एंजाइम्स हैं वो क्या हैं, ग्लोबुलर प्रोटीन्स होते हैं। ग्लोबुलर प्रोटीन का मतलब वो शेप में कैसी होंगे, राउंड होंगी। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, एंजाइम को ड्रॉ करेंगे। तो माने यहाँ पे क्या है, ये कोई एंजाइम है, ये क्या ड्रॉ किया हमने, यहाँ पे कोई एंजाइम है। अब हमने यहाँ पे क्या करा,
ये क्या हो गया हमारा सबस्ट्रेट। ये हो गया हमारा एंजाइम और ये क्या हो गया सबस्ट्रेट हो गया। यहाँ पे सबस्ट्रेट का मतलब एंजाइम ऐसी चीज़ जिस पे एंजाइम क्या करता है, वर्क करता है या फिर काम करता है, तो वो क्या हो गया सबस्ट्रेट हो गया। अब यहाँ पे क्या होता है, जब एंजाइम और सबस्ट्रेट यहाँ पे प्रेजेंट होंगे तो इसके बाद क्या होता है, यहाँ पे एक एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है। क्या बनता है, इस टाइप से जो हमारा एंजाइम है वो कुछ इस प्रकार से देखने को मिल रहा है यहाँ पे। तो ये क्या होगा, अब जो सबस्ट्रेट है वो क्या करेगा, यहाँ पे इस टाइप से एंजाइम के साथ जुड़ जाएगा। तो अब ये यहाँ पे जुड़ गया, तो इसको हम बोलते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। तो ये जो कॉम्प्लेक्स होता है इसको बोलते हैं, ये क्या होता है, शॉर्ट लिव्ड होता है। शॉर्ट लिव्ड का मतलब ये कुछ ही टाइम के लिए बनता है, कुछ ही टाइम के लिए फॉर्म होता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं कि ये क्या है, शॉर्ट लिव्ड, कुछ टाइम के लिए बनेगा। अब क्यों बनेगा कुछ टाइम के लिए, इसको आगे देखो। तो यहाँ पे क्या होता है, अब ये क्या पहले तो क्या थे, सबसे पहले एंजाइम था और एक क्या था, सबस्ट्रेट था। अब एंजाइम और सबस्ट्रेट क्या हुए, थोड़े यहाँ पे क्या आ गए, एक दूसरे के करीब आई, तो क्या हो गया, यहाँ पे एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स क्या हो गया, फॉर्म हो गया। तो इसके बाद जब एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो जाता है, हमने बात की कि ये क्या होते हैं, शॉर्ट लिव्ड होता है। जो ये कॉम्प्लेक्स बनता है ये कुछ ही देर के लिए बनता है। तो इसके बाद क्या होता है, तुरंत बाद इसके क्या बन जाता है, यहाँ पे जो एंजाइम होगा वो क्या करेगा, वर्क करेगा और क्या कर देगा, यहाँ पे प्रोडक्ट को रिलीज़ कर देगा या फिर प्रोडक्ट बना देगा। तो अभी यहाँ पे क्या हुआ है, बस प्रोडक्ट को इसने सिंथेसाइज किया हुआ है, प्रोडक्ट को बनाया है, बल्कि प्रोडक्ट क्या हुआ है, इससे अलग नहीं हुआ है अभी तक। अभी बस मतलब यहाँ पे क्या हो गया, प्रोडक्ट बन चुका है। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे एंजाइम और यहाँ पे ये प्रोडक्ट क्या हो गए साथ में, अभी ऐसे यहाँ पे देखने को मिलते हैं। अब इसके बाद क्या होता है, यहाँ पे आगे क्या होगा, अब इसने क्या किया, एंजाइम ने प्रोडक्ट तो बना दिया। अब थोड़ी देर के बाद यहाँ पे क्या होता है, एंजाइम इस टाइप से, अब ये दोनों क्या हो जाएंगे, यहाँ पे फिर से अलग अलग हो जाएंगे। तो क्या करता है ये एंजाइम, और ये हमारा क्या हो गया, फिर से जो प्रोडक्ट था वो हमें मिल गया है। तो अब फिर से जो एंजाइम है वो क्या हो गया, फ्री हो गया है, किसके लिए, रिएक्शन करने के लिए फिर से क्या हो गया है, फ्री हो गया है। जैसे यहाँ पे स्टार्टिंग में क्या था, एक एंजाइम था और एक सबस्ट्रेट था, तो इन्होंने क्या किया, यहाँ पे एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्म किया और उसके बाद क्या किया, एंजाइम ने प्रोडक्ट को सिंथेसाइज करने की जो प्रोसेस थी उसको सिंथेसाइज किया। और एट लास्ट क्या हुआ, यहाँ पे एंजाइम जो हमारा एंजाइम था वो अलग हो गया और प्रोडक्ट भी क्या हो गया, अलग हो गया। जब प्रोडक्ट अलग हो गया तो फिर से एंजाइम क्या होता है, यहाँ पे फ्री फॉर्म में मिल जाता है हमें। तो एंजाइम अगर फ्री फॉर्म में होगा तो इसका मतलब ये फिर से रिएक्शन करने के लिए क्या होता है, तैयार मिल जाता है। तो ऐसे जो एंजाइम होते हैं, तो वो हमने बोला था कि एंजाइम क्या होते हैं, किसी भी रिएक्शन में इन्वॉल्व होंगे तो खुद क्या होते हैं, मतलब इनका कहीं से भी कुछ भी क्या नहीं होता है, यहाँ पे खर्चा नहीं होता है, ये बिल्कुल भी खर्च नहीं होते हैं और क्या होता है, रिएक्शन में इन्वॉल्व भी हो जाते हैं। तो इनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, फिजिकल या फिर केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो क्या होती हैं, अनचेंज रहती हैं। जैसे कि तैसा एंजाइम रहता है और रिएक्शन में भी क्या कर लेता है, पार्टिसिपेट। जैसे हम बोलते हैं ना कि आम के आम और गुठलियों के आम, तो वैसे ही एंजाइम का भी क्या होता है, यहाँ पे हाल होता है किसी भी रिएक्शन में। तो यहाँ पे कोई भी एंजाइम किसी भी सबस्ट्रेट से कुछ इस तरह से क्या करता है, जो हमने अभी डिस्कस किया, ऐसे क्या करेगा, एक्टिविटी या फिर रिएक्शन करता है। और क्या करता है, खुद किसी भी रिएक्शन में इन्वॉल्व होगा तो उस रिएक्शन की जो स्पीड होती है उसको क्या कर देता है, इंक्रीज़ कर देता है। अब बात करते हैं कि हमने बोला था कि जो एंजाइम्स होते हैं वो क्या करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन, किसी भी रिएक्शन की जो रेट होती है उसको क्या कर देते हैं, इंक्रीज़ कर देते हैं। लेकिन कैसे करते हैं ये हमने डिस्कस नहीं किया था, तो इस चीज़ को यहाँ पे समझेंगे कि कैसे एक एंजाइम क्या करता है,
खुद बिना मतलब खुद बिना खर्च हुए या फिर खुद में बिना कोई चेंज के क्या कर देता है, किसी भी रिएक्शन को क्या कर देगा, रिएक्शन के रेट को क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा। तो यहाँ पे एक चीज़ आती है, एक कॉन्सेप्ट है एक्टिवेशन एनर्जी का। तो अब बात करेंगे एक्टिवेशन एनर्जी की। तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, जो एंजाइम होता है वो क्या करता है, हमेशा जो किसी भी रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी होती है या फिर किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट होने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर होती है उसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। तो अगर हम इसको क्या करना चाहें, यहाँ पे डिफाइन करना चाहें एक्टिवेशन एनर्जी को, तो हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, एनर्जी रिक्वायर टू एनर्जी required to start a reaction, start a reaction। तो एक्टिवेशन एनर्जी का मतलब होता है कि वो एनर्जी जो क्या एक रिएक्शन को स्टार्ट होने के लिए जितनी एनर्जी की ज़रूरत होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। अब जो क्या होता है, हमने बोला एंजाइम क्या करते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर देते हैं, रिड्यूस करते हैं। एंजाइम क्या करते हैं, ये रिड्यूस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ अ रिएक्शन। तो जो एंजाइम होते हैं वो क्या करेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी को रिड्यूस कर देते हैं। और क्या होता है उससे, अगर एक्टिवेशन एनर्जी रिड्यूस हो गई तो जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है, रिएक्शन की जो होने की क्या होती है, दर बोल सकते हैं, यानी उसकी जो स्पीड है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो अगर एक्टिवेशन एनर्जी में क्या होगी, कमी होगी, तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। इसको हम ऐसे यहाँ पे लिख सकते हैं कि क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी। अगर जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो क्या होगी, रिड्यूस हो गई, कम हो गई, यहाँ पे क्या होगी, कम होगी, तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है तो इसका डायरेक्ट जो इफ़ेक्ट पड़ेगा वो किस पे पड़ेगा, रेट ऑफ रिएक्शन पे। यानी जो रिएक्शन होने की क्या होती है, स्पीड होती है, रेट ऑफ रिएक्शन। अगर क्या होगा, ये एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ पे क्या हो गई, रिड्यूस हो गई, यानी कम हो गई यहाँ पे, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, यानी रिएक्शन होने की जो स्पीड है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इन दोनों में क्या होता है, ऐसे रिलेशन होता है यहाँ पे कि अगर एक जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो घटेगी तो तब भी क्या हो गया, स्पीड अप होगी, किसकी स्पीड होगी, सॉरी क्या होगी, जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या हो जाएगी, स्पीड अप हो जाएगी। इसको एक ग्राफ के थ्रू यहाँ पे समझने की थोड़ी कोशिश करते हैं कि आखिर ये दोनों कैसे एक दूसरे से क्या होते हैं, कोरिलेट करते हैं। तो यहाँ पे माना हमने कोई ग्राफ बनाया है, ये क्या है, कोई ग्राफ है यहाँ पे, इसमें क्या है, ये क्या हो गया यहाँ पे, इसकी पोटेंशियल एनर्जी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे ये पोटेंशियल एनर्जी है एक तरफ, और यहाँ पे ये रेट ऑफ रिएक्शन हो गया, रेट ऑफ रिएक्शन। तो अब क्या होता है, माना ये क्या है, यहाँ पे कोई सबस्ट्रेट है और यहाँ पे क्या है, प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट है। तो यहाँ से माना क्या हो गया, ये इस टाइप से क्या है, कोई ग्राफ है, यहाँ पे क्या है, ये ग्राफ है। तो यहाँ पे जो सबस्ट्रेट दिख रहा है आपको, यहाँ पे क्या है, ये इसको थोड़ा ठीक से बना लेते हैं इसको। यहाँ पे कोई क्या है, सबस्ट्रेट है, और ये यहाँ पे क्या है, हमारा प्रोडक्ट है, ये क्या है, प्रोडक्ट है। तो अब यहाँ पे एक तरफ क्या है, हमारी पोटेंशियल एनर्जी है ना, और दूसरी तरफ ये क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन है। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या है, ये सबस्ट्रेट है,
और इधर ये हमारा क्या है, प्रोडक्ट है। तो अब यहाँ पे जो ये ग्राफ है इसमें क्या दिखाई दे रहा है हमें, ये सबस्ट्रेट की क्या है, तो जो एक्टिवेशन एनर्जी है यहाँ पे क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ से यहाँ तक जो क्या है ये क्या लग रही है यहाँ पे, इसको बोलेंगे हम एक्टिवेशन एनर्जी। माना इसको हमने नाम दिया ए, ये क्या है ए, और ये क्या है यहाँ पे, ये क्या हो गया हमारा बी, यहाँ पे ये हो गया बी। तो जो ये चीज़ है यहाँ से यहाँ तक जो क्या हो रहा है, ये पोटेंशियल एनर्जी, या फिर यहाँ पे देख रहे हो आप कि ज़्यादा जो क्या है पोटेंशियल एनर्जी, या फिर सबस्ट्रेट की जो क्या है पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या है यहाँ इस टाइप से इधर से क्या है, ज़्यादा है, किससे, प्रोडक्ट से ज़्यादा है। तो यहाँ पे जो सबस्ट्रेट है उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या है, यहाँ पे ज़्यादा है। मतलब यहाँ पे क्या हो रही है, एनर्जी का क्या हो रहा है, यहाँ पे यूज़ हो रहा है, एनर्जी लग रही है, यहाँ पे क्या हो रहा है, एनर्जी कंज्यूम हो रही है। तो इसके बाद हमने यहाँ पे देखा जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या है, कम है। तो यहाँ पे हमें क्या चीज़ क्लियर हुई कि जो ये ग्राफ है इसमें क्या दिखाई दे रहा है कि जो सबस्ट्रेट की क्या है, सबस्ट्रेट इसकी पोटेंशियल एनर्जी है जो वो क्या है, यहाँ पे ज़्यादा है, हाई पोटेंशियल एनर्जी है। और दूसरी चीज़ क्या दिखी हमें कि जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट जो हमारा प्रोडक्ट है यहाँ पे, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है, यहाँ पे लो है। तो ऐसी रिएक्शन जहाँ पे क्या होती है, सबस्ट्रेट एनर्जी क्या होती है, हाई होती है, और जो प्रोडक्ट की क्या होती है पोटेंशियल एनर्जी होती है वो क्या होती है, लो होती है। तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है कि एनर्जी क्या हो रही है, लग रही है, यानी एनर्जी क्या हो रही है, यूज़ हो रही है, ज़्यादा एनर्जी का क्या हो रहा है, यूज़ हो रहा है। यहाँ पे सबस्ट्रेट ने क्या किया, हाई एनर्जी या फिर हाई एक्टिवेशन एनर्जी थी इसकी, यहाँ पे क्या की इसने, जो सबस्ट्रेट की पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या है, हाई है, जबकि प्रोडक्ट की क्या है, कम। तो ऐसी रिएक्शन जहाँ पे क्या होती है, सबस्ट्रेट की पोटेंशियल एनर्जी हाई होती है और प्रोडक्ट की जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो क्या होती है, लो होती है इन कंपैरिजन टू सबस्ट्रेट। तो ऐसी जो रिएक्शंस होती हैं उनको क्या बोलते हैं हम, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं हम, नाम देते हैं ऐसी रिएक्शंस को एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में क्या होता है, ये चीज़ याद रखनी है कि सबस्ट्रेट क्या करेगा, यहाँ पे जब ज़्यादा एनर्जी खर्च करता है, ज़्यादा एनर्जी क्या करता है, खर्च करता है, जबकि प्रोडक्ट क्या करता है, बहुत ही लो एनर्जी को क्या करता है, यहाँ पे खर्च करता है, उसमें क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी कम शो करता है। अब यहाँ पे दो चीज़ें हमने देखी, हमने बोला कि ये क्या है, इसको नाम दिया जहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो रही है, कम, यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे जो ये है प्रोडक्ट की पोटेंशियल एनर्जी है, या फिर जो हमने क्या किया, यहाँ पे दो ये ग्राफ टाइप के ड्रॉ करे हैं। तो यहाँ पे एक को हमने नाम दिया ए और दूसरा क्या है बी। तो ए में हम देख रहे हैं यहाँ पे क्या है, ये जो क्या है एरो का क्या है साइन है, यहाँ पे ये डिनोट करता है किसको, एक्टिवेशन एनर्जी को, कि कोई जो सबस्ट्रेट है या फिर कोई रिएक्शन है वहाँ पे जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो कितनी एक्टिवेशन एनर्जी वहाँ पे यूज़ हो रही है। तो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि जो ये वाला ग्राफ है यहाँ पे जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो यहाँ से और यहाँ तक हमें शो हो रहा है। तो यहाँ पे कम है इन कंपैरिजन टू दिस। तो यहाँ पे क्या हो रही है, ज़्यादा जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो ज़्यादा लग रही है। तो जब ज़्यादा क्या होती है, एक्टिवेशन एनर्जी लगती है, इसका मतलब कि क्या है, यहाँ पे एंजाइम प्रेजेंट नहीं है। मतलब यहाँ पे क्या होगा, विदाउट एंजाइम, विदाउट एंजाइम। जब विदाउट एंजाइम रिएक्शन होती है तो क्या होती है, ज़्यादा एक्टिवेशन एनर्जी लगती है। विदाउट एंजाइम
ये जो बी वाला ग्राफ है यहाँ पे क्या है, विदाउट एंजाइम यानी बिना एंजाइम के क्या हो रही है, कोई रिएक्शन हो रही है, तो उसकी एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी, हाई होगी। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी, हाई, HIGH, हाई हो जाएगी। विदाउट एंजाइम एक्टिवेशन एनर्जी हाई। उसके बाद यहाँ पे जो हमारा ए है, तो यहाँ से और यहाँ तक ये हमें क्या दिखाई दे रहा है कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या लग रही है, यहाँ पे थोड़ा कम लग रही है इन कंपैरिजन टू बी। तो यहाँ पे क्या होगा, एंजाइम, इसका मतलब यहाँ पे क्या है, एंजाइम प्रेजेंट है। एंजाइम क्या होगा, प्रेजेंट। तो अगर एंजाइम कहीं पे प्रेजेंट होता है तो वहाँ पे हमने बोला क्या होता है, एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, कम होती है, या फिर एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी, कम लगेगी वहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होगा, लो या फिर लेस एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी। तो एक्टिवेशन एनर्जी कम है यहाँ पे। तो अब एक्टिवेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट हमें थोड़ा बहुत यहाँ पे, अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो आपको समझ में आया होगा कि जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो क्या है, किसी भी रिएक्शन का कि वो एनर्जी जो उसको स्टार्ट होने के लिए चाहिए होती है, तो वो क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी है। अगर डिफाइन करना चाहें तो ऐसे बोल सकते हैं, एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। इसके अलावा जब क्या होता है, एंजाइम प्रेजेंट होता है किसी भी रिएक्शन में, तो वहाँ पे जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, लेस हो जाती है। और विदाउट एंजाइम एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, किसी भी रिएक्शन की हाई होगी, क्या होगी, हाई होगी विदाउट एंजाइम। तो अब यहाँ पे हमने एक और भी पॉइंट यहाँ पे हमने क्या किया, डिस्कस किया, वो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन ऐसे रिएक्शंस होते हैं जहाँ पे क्या होता है, एनर्जी क्या होती है, कंज्यूम हो रही होती है, यानी ज़्यादा खर्च होती है एनर्जी, वहाँ पे लगती है एनर्जी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो सबस्ट्रेट की क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है, वो क्या होती है, हाई होती है, जबकि जो प्रोडक्ट होता है उसके मुकाबले वहाँ पे प्रोडक्ट की जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो क्या होती है, बहुत ही कम होती है। तो यहाँ पे ऐसे इसको वो कर सकते हैं हम डिनोट, एक्सोथर्मिक जो क्या थी, रिएक्शन थी, यहाँ पे क्या है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, लो होगी, किसकी, प्रोडक्ट की। ये क्या है, माना प्रोडक्ट है हमारा। प्रोडक्ट की क्या होगी, लो होगी, और जबकि जो क्या बात की थी हमने, सबस्ट्रेट की, सबस्ट्रेट की जो क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी, वो क्या होगी, यहाँ पे हाई होगी। तो ये क्या हो गया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बारे में भी क्या होगी, थोड़ी बहुत जानकारी यहाँ पे हमने क्या करी, शेयर करी। तो अब बढ़ते हैं आगे। तो जो अभी हमने क्या क्या डिस्कस किया जिस ग्राफ को, वहाँ पे हमने एक्सोथर्मिक रिएक्शन का भी क्या किया, थोड़ा बहुत वहाँ पे डिस्कस किया। अब बात करेंगे एंडोथर्मिक जो क्या होती हैं, रिएक्शंस होती हैं, जहाँ पे एंडोथर्मिक रिएक्शंस अगर हो रही होंगी तो वहाँ पे जो एनर्जी का ग्राफ है वो कैसे कैसे बनता है उसको हम यहाँ पे देखेंगे। तो ये दूसरी चीज़ यहाँ पे हम क्या देखेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शंस। तो एंडोथर्मिक रिएक्शंस में क्या होता है, इसको भी हम ग्राफ के थ्रू यहाँ पे समझ लेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, माना ये क्या है, कोई इस टाइप से क्या है, कोई ग्राफ है, यहाँ पे क्या है, कोई ग्राफ है, तो यहाँ पे दूसरा ग्राफ ले लेंगे। फिर ये क्या है, ये क्या हो गया हमारा ग्राफ, यहाँ पे हमें मिल गया है। तो ये नाम दिया हम इसको, यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट है, ठीक। अब ये क्या है, हमारा सबस्ट्रेट है, यहाँ पे, यहाँ इधर आ जाएगा हमारा पोटेंशियल एनर्जी,
और इधर क्या आ जाएगा हमारा रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन। तो अब यहाँ पे हमें क्या दिखाई दे रहा है कि जो सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या है, इधर है ना पोटेंशियल एनर्जी का जो क्या है ग्राफ को जो डिनोट करेंगे, तो इधर से यहाँ पे क्या है हमारा पोटेंशियल एनर्जी इधर दी गई है। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या है, हमें क्या दिखाई दे रहा है, बहुत ही लो है। किसकी, सबस्ट्रेट की पोटेंशियल एनर्जी क्या है, बहुत कम दिखाई दे रही है हमें। जबकि प्रोडक्ट की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो यहाँ पे क्या हो गई है, थोड़ी सी क्या होगी, इंक्रीज हो गई, या फिर क्या है हाई पोटेंशियल एनर्जी है। तो एंडोथर्मिक में जब हमने एक्सोथर्मिक को पढ़ा था तो वहाँ पे क्या थी, सबस्ट्रेट की जो सबस्ट्रेट में जो क्या सबस्ट्रेट था उसकी एनर्जी क्या थी, हाई थी, जबकि यहाँ पे क्या है लो है। और प्रोडक्ट का वहाँ पे क्या था, पोटेंशियल एनर्जी बहुत कम थी और यहाँ पे क्या है हाई है। तो ऐसी रिएक्शन जहाँ पे क्या होता है, सबस्ट्रेट की जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, यानी सबस्ट्रेट जो एनर्जी लगाते हैं वो क्या होती है, बहुत ही कम होती है। और जब हमें प्रोडक्ट मिलता है तो प्रोडक्ट की जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो क्या होती है, हाई पोटेंशियल एनर्जी वाले प्रोडक्ट हमें मिलते हैं। तो ऐसी रिएक्शंस जो होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शंस बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या होती है, एनर्जी क्या हो रही है, मतलब यहाँ पे जो एनर्जी है वो कम लग रही है और हमें क्या हो रहा है, ज़्यादा एनर्जी, यहाँ पे ज़्यादा एनर्जी का क्या बोल सकते हैं, बेनिफिट या फिर फ़ायदा हो रहा है। मतलब यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट है वो क्या है, कम है, और जो क्या बोल सकते हैं बेनिफिट्स हैं या फिर जो मुनाफा हो रहा है वो क्या हो रहा है, एनर्जी का ज़्यादा। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या है, लो है सबस्ट्रेट की, और जबकि प्रोडक्ट की पोटेंशियल एनर्जी क्या है, हाई। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, एंडोथर्मिक रिएक्शंस में क्या होगा, जो सबस्ट्रेट होता है, सबस्ट्रेट की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, लो होगी। और जो क्या है हमारा प्रोडक्ट है, क्या है प्रोडक्ट, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, यहाँ पे हाई पोटेंशियल एनर्जी टाइप का जब हमें ग्राफ देखने को मिलता है सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट के बीच में, तो वहाँ पे क्या होती है, जो रिएक्शन होती है उसको हम बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। तो अब बात करेंगे ऐसे फैक्टर्स की जो क्या करते हैं, एंजाइम की एक्टिविटी को क्या करते हैं, इफ़ेक्ट करते हैं, या फिर उन पे क्या करते हैं, प्रभाव डालते हैं, या फिर उनको क्या करेंगे, डिस्टर्ब कर सकते हैं, या फिर बढ़ा भी सकते हैं या घटा सकते हैं। तो ऐसे फैक्टर्स की बात करेंगे जो क्या करते हैं, इफ़ेक्ट करते हैं या फिर अफेक्ट करते हैं किसको, एंजाइम की एक्टिविटी को। तो यहाँ पे डिस्कस करने वाले हम फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी। तो ऐसे फैक्टर्स की यहाँ पे हम बात करेंगे जो क्या करेंगे, एंजाइम की एक्टिविटी को किसी न किसी तरह से क्या करेंगे, अफेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे टेम्परेचर की। किसकी बात करेंगे, टेम्परेचर की। तो टेम्परेचर की जब बात करते हैं तो यहाँ पे ग्राफ भी इसका ड्रॉ कर लेते हैं ज़रा। अगर हम इसको ग्राफ के थ्रू समझना चाहें तो इसको ऐसे समझ सकते हैं यहाँ पे। तो ये क्या है, हमारा ग्राफ बन गया यहाँ पे। इधर क्या आ जाएगा, हमारा टेम्परेचर आ जाएगा। ये क्या हो गया हमारा टेम्परेचर, और इधर क्या आ गया, रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन आ गया। तो अब क्या होता है, जो एंजाइम है, अगर हम क्या करते हैं, किसी भी एंजाइम में क्या करेंगे, माना कोई एंजाइम है, वो कितने, माना वो 1 डिग्री सेल्सियस पे क्या है, फंक्शन करता है। माना कोई एंजाइम क्या है,
1 डिग्री सेल्सियस पे क्या करता है, वर्क करता है, 1 डिग्री पे फंक्शनल है। तो अगर हम किसी भी एंजाइम में क्या करते हैं 10 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे हम क्या करते हैं 10 डिग्री सेल्सियस का क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं टेम्परेचर में। यहाँ पे बात हो रही है सिर्फ टेम्परेचर की, कैसे टेम्परेचर क्या करता है एंजाइम की एक्टिविटी को क्या करेगा, इफेक्ट करेगा या उसको क्या करेगा, प्रभावित करेगा। तो अगर हम क्या करते हैं किसी भी एंजाइम को उसके मतलब जो वर्क करने या फिर फंक्शन करने का जो टेम्परेचर है उसके अलावा हम उसमें क्या करते हैं 10 डिग्री सेल्सियस की क्या कर देते हैं, 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को बढ़ा देंगे, इंक्रीज कर देते हैं। तो जो एंजाइमेटिक एक्टिविटी होती है या फिर एंजाइम की जो एक्टिविटी होती है, एंजाइम एक्टिविटी क्या हो जाएगी, यहाँ पे 2 गुना हो जाएगी, यानी 2 गुना हो जाएगी। मतलब अगर वो 1 डिग्री सेल्सियस पे कितना 10 की स्पीड से क्या कर रहा है, काम कर रहा है, तो अगर हम उसको 10 डिग्री सेल्सियस और तापमान में क्या करते हैं वहाँ पे वृद्धि कर दें, टेम्परेचर को बढ़ा दें, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, वो 10 की जगह क्या 20 की स्पीड से क्या करने लग जाएगा, काम करने लग जाएगा कोई भी एंजाइम। अब ये तो हो गया पहला पॉइंट। अगर ऐसे ही हम क्या कर दें 10 डिग्री सेल्सियस में क्या कर दें, कमी कर दें या फिर डिक्रीज कर दें 10 डिग्री सेल्सियस दिए हुए तापमान से, हम क्या 10 डिग्री सेल्सियस को कम कर दें, वहाँ पे 10 डिग्री सेल्सियस तापमान को क्या करें, कम करें, तो एंजाइम की जो एक्टिविटी होती है वो क्या हो जाती है, यहाँ पे आधी हो जाती है। क्या हो जाती है, एक्टिविटी क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, है ना। जितनी एक्टिविटी करना भी मतलब 10 की जगह यहाँ पे क्या हो जाएगी, अगर वो 10 की स्पीड से कोई एंजाइम दिए हुए टेम्परेचर पे काम कर रहा है तो यहाँ पे कितनी रह जाएगी, उसकी स्पीड सिर्फ आधी रह जाएगी। इसके अलावा क्या है, अगर हम क्या करेंगे कोई भी एंजाइम है तो वो उसको हम क्या करेंगे लिमिट से, अगर ज़्यादा हम क्या करेंगे उसको लिमिट से ज़्यादा टेम्परेचर उसको मिल गया किसी भी एंजाइम को, अगर हम यहाँ पे इसको ऊपर लिख लेते हैं यहाँ पे, तो अगर हम क्या करें मोर टेम्परेचर क्या करें उसको प्रोवाइड करें देन नीडेड, मोर टेम्परेचर देन नीडेड, मतलब उसको आवश्यकता से अधिक क्या कर दें टेम्परेचर दे दें किसी भी एंजाइम को, तो वो क्या हो जाएगा, डिनेचर हो जाएगा, डिनेचर्ड या फिर क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा बोल सकते हैं ना। तो क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा पूरी तरह से। तो डिनेचर्ड या फिर डिनेचुरेशन लिख सकते हैं इसको, डिनेचुरेशन। तो अगर हम लिमिट से ज़्यादा किसी भी एंजाइम को क्या करें टेम्परेचर प्रोवाइड करें, तो उस कंडीशन में जो एंजाइम है वो क्या हो जाएगा, एंजाइम का डिनेचुरेशन हो जाएगा। डिनेचुरेशन का मतलब हमने बताया था कि क्या होता है, एंजाइम का डिनेचुरेशन का मतलब होता है कि एंजाइम अपनी जो केमिकल या फिर फंक्शनल जो उसका क्या है स्ट्रक्चर है या फिर उसका क्या है केमिकल या फिर फिजिकल जो कंपाउंड वो है क्या बोल सकते हैं, जो उसकी बनावट है वो पूरी तरह से क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। मतलब फंक्शनली तो होगा ही होगा खराब, और स्ट्रक्चरली भी क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। उसकी संरचना और जो उसका काम है दोनों से वो क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा या फिर एकदम बर्बादी हो जाएगा, यहाँ पे बोल सकते हैं। इसके बाद अगर हम क्या करें लिमिट से लेस टेम्परेचर देन अगर हम उसको जो लिमिट है कि लिमिट से कुछ ज़्यादा कम, बहुत कम टेम्परेचर पे हम अगर किसी क्या करें किसी एंजाइम को हम बहुत ही कम टेम्परेचर पे क्या करें एक्टिवेशन या फिर एक्टिव होने के लिए ये देखें कि किसी रिएक्शन में हम क्या करें एंजाइम को इन्वॉल्व कराएं और उसको इतना टेम्परेचर दे कि वो बहुत ही कम, मतलब बहुत कम टेम्परेचर पे भी क्या होता है जो
एंजाइम होता है वो क्या हो जाता है, इनएक्टिवेट हो जाता है। इनएक्टिवेट का मतलब कि उसका स्ट्रक्चर तो सेम रहेगा, मतलब संरचनात्मक रूप से वो एकदम सही रहेगा, लेकिन वो फंक्शन नहीं कर पाएगा। अपना काम जो होता है एंजाइम का क्या होता है, स्पीड अप करना किसी भी रिएक्शन की रेट को, तो वो काम वो नहीं कर पाएगा, तो वो क्या हो जाता है, फंक्शनल नहीं रह जाता है या फिर इनएक्टिवेट हो जाता है। तो लेस टेम्परेचर पे क्या होगा, लेस टेम्परेचर पे यहाँ पे जो एंजाइम है वो क्या हो जाएगा, इनएक्टिवेट। तो ज़्यादा, अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर देंगे तो डीनेचुरेशन हो जाएगा उसका, मतलब हर तरह से क्या हो जाएगा, ये बर्बाद हो जाएगा एंजाइम यहाँ पे। और अगर लिमिट से कम एंजाइम को बहुत ही कम टेम्परेचर दिया तो वो क्या हो जाएगा, इनएक्टिवेट हो जाएगा। इनएक्टिवेट का मतलब सिर्फ वो फंक्शनली काम करना बंद कर देगा, और बाकी जो उसका स्ट्रक्चर है वो क्या रहेगा, सेम का एज इट इज़ रहेगा वहाँ पे। और हर जो मतलब अगर हम 10 डिग्री सेल्सियस क्या करें, एंजाइम को माना 1 डिग्री सेल्सियस को काम करने के लिए क्या चाहिए, टेम्परेचर चाहिए। अगर हम यहाँ पे क्या कर दें, 10 डिग्री और इंक्रीज़ कर दें टेम्परेचर को, तो क्या होगी, जो एंजाइम एक्टिविटी होगी वो क्या हो जाएगी, 2 गुनी, या फिर रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, 2 गुनी स्पीड यहाँ पे रिएक्शन को मिल जाएगी। और ऐसे ही अगर 10 डिग्री सेल्सियस में कमी करते हैं तो जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है एंजाइम एक्टिविटी के द्वारा, तो वो क्या होगी, हाफ रह जाएगी यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें पता चला कि जो टेम्परेचर है वो बहुत ही क्या है, इफ़ेक्टिव या फिर बहुत ही ज़्यादा क्या करता है, प्रभावित करता है एक एंजाइम की एक्टिविटी को, उसके मैकेनिज्म को बहुत ही ज़्यादा क्या करता है, प्रभावित करता है। तो अब बात करेंगे हम आगे, जो पीएच है वो कैसे कैसे क्या करता है एंजाइम की एक्टिविटी को, जो दूसरा फैक्टर है जो एंजाइम एक्टिविटी को क्या करेगा, अफेक्ट करेगा, तो वो है यहाँ पे पीएच। क्या है, पीएच। दूसरा क्या है यहाँ पे, पहला हमने पढ़ा टेम्परेचर कैसे कैसे अफेक्ट करता है एंजाइम एक्टिविटी को। तो अब हम डिस्कस करेंगे जो पीएच है वो कैसे क्या करता है। पीएच कैसे कैसे क्या करेगा, इफ़ेक्ट करता है किसको, जो एंजाइम की एक्टिविटी को कैसे प्रभावित करता है। तो यहाँ पे अगर हम इसको एक ग्राफ के थ्रू अगर कहीं पे अगर हम इसको बनाना चाहें या फिर हमें दिखाना है कि पीएच कैसे प्रभावित करता है एंजाइम की एक्टिविटी को, तो हम इस टाइप का ग्राफ बना सकते हैं। यहाँ पे ऐसे क्या बन जाएगा, इसका ग्राफ बन गया। इस तरफ क्या हो जाएगा, हमारा रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन, और ये इधर क्या आ जाएगा, हमारा पीएच वैल्यू आ जाएगी। तो जो क्या होता है एंजाइम होता है वो क्या करेगा, ऑप्टिमम पीएच पे ही क्या करेगा, उसकी मैक्सिमम जो एक्टिविटी होती है या फिर सबसे ज़्यादा एक्टिवेट या फिर जो स्पीड होती है किसी भी रिएक्शन को स्पीड अप करने की, जो एंजाइम की क्या होती है, क्वालिटी होती है, वो किस पे होती है, ऑप्टिमम टेम्परेचर पे। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि मैक्सिमम एक्टिविटी, मैक्सिमम एक्टिविटी ऑफ एंजाइम ऑन किस पे, कहाँ पे होगी मैक्सिमम एक्टिविटी एंजाइम की, जब क्या होगा, उसको ऑप्टिमम पीएच मिलेगा। ऑप्टिमम पीएच पे ही क्या करेगा, एंजाइम शो करेगा मैक्सिमम एक्टिविटी। तो ऑप्टिमम पीएच या फिर ऑप्टिमम कॉन्सेंट्रेशन या टेम्परेचर क्या होता है, ऐसा पीएच या फिर ऐसा टेम्परेचर या ऐसा कॉन्सेंट्रेशन जिस पर कोई भी एंजाइम क्या करता है, अपनी मैक्सिमम एक्टिविटी शो करता है, या फिर सबसे अच्छी तरह प्रॉपरली जहाँ पे एंजाइम वर्क कर पाएगा, तो उस टेम्परेचर पीएच या फिर कॉन्सेंट्रेशन को बोलते हैं ऑप्टिमम पीएच, या फिर ऑप्टिमम टेम्परेचर के एस्पेक्ट में होगा तो टेम्परेचर, और कॉन्सेंट्रेशन के एस्पेक्ट में होगा तो उसको क्या बोलेंगे, कॉन्सेंट्रेशन, ऑप्टिमम कॉन्सेंट्रेशन बोलेंगे। तो ऑप्टिमम पीएच का मतलब यहाँ पे वो बेस्ट पीएच जिस पे क्या करेगा, कोई भी एंजाइम शो करेगा अपनी मैक्सिमम एक्टिविटी, यानी प्रॉपरली जब फंक्शन करेगा तो उसको क्या चाहिए होता है, ऑप्टिमम पीएच पे ही क्या करेगा, कोई भी एंजाइम प्रॉपरली फंक्शन
करेगा या फिर फंक्शनल कब होगा अच्छे से, जब उसको क्या मिलेगा, ऑप्टिमम पीएच होगा। तो यहाँ पे जैसे ट्रिप्सिन है, क्या है, ट्रिप्सिन है, तो ट्रिप्सिन जो एंजाइम है वो क्या करता है, बेसिक पीएच पे ही काम करता है। जब उसको क्या मिलेगा, बेसिक यानी क्षारीय या जो क्या होता है पीएच यानी पावर ऑफ हाइड्रोजन, तो बेसिक पीएच पे काम करता है कौन, हमारा जो ट्रिप्सिन है। तो इसके बाद जैसे दूसरा जो एंजाइम है पेप्सिन, क्या है हमारा, पेप्सिन है। तो पेप्सिन क्या करता है, हमेशा एसिडिक पीएच पे ही काम करता है, यानी इसको फंक्शनल होने के लिए क्या चाहिए, एसिडिक पीएच चाहिए। तो पीएच क्या होता है, पीएच स्केल आपने पढ़ा होगा, तो पीएच स्केल पे क्या होती हैं, वैल्यूज़ होते हैं इस टाइप से। तो 7 से कम की जो वैल्यू होती हैं, तो वहाँ अगर 7 से कम क्या है पीएच वैल्यू है, तो इसका मतलब वहाँ पे क्या होता है, कोई भी सबस्टांस से कोई भी चीज़ है तो वो क्या है, उसका पीएच अगर 7 से कम है तो वो क्या है, एसिडिक। तो पेप्सिन भी क्या है, पेप्सिन को एक्टिविटी करने के लिए क्या चाहिए, एसिडिक पीएच। एसिडिक पीएच का मतलब उसको 7 से कम पीएच मान चाहिए काम करने के लिए। और जो ट्रिप्सिन है, तो ट्रिप्सिन क्या है, बेसिक पीएच पे काम करता है। तो बेसिक पीएच कहाँ होता है, 7 के बाद, यानी 7 के बाद की जो वैल्यू होती है 8, 9, 10, तो इन ऐसा वो ऐसा पीएच चाहिए होगा काम करने के लिए, किसको, ट्रिप्सिन को। तो ये दो क्या हैं, एंजाइम के एग्जाम्पल हैं जो क्या करते हैं, किसी डेफिनेट पीएच पे ही फंक्शनल होते हैं। तो अब हमें यहाँ पे क्या पता चला कि जो पीएच है वो भी क्या करता है, एंजाइमेटिक एक्टिविटी को इफेक्ट करता है। अब इसके बाद जो हमारा तीसरा क्या है यहाँ पे फैक्टर है जो क्या करेगा, अफेक्ट करेगा एंजाइमेटिक एक्टिविटी को, तो वो है यहाँ पे सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन। सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, तो जो सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन है वो भी क्या करता है, एक फैक्टर है जो एंजाइमेटिक एक्टिविटी को क्या करता है, अफेक्ट करता है। तो यहाँ पे हम एक ग्राफ के थ्रू समझेंगे कि कैसे कैसे जो सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या करता है, एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट करता है। यहाँ पे माना क्या है, ये एक ग्राफ हमने ड्रॉ किया। अब क्या करना है, यहाँ पे इसको हमने नाम दे दिया, यहाँ पे जो हमने ग्राफ बनाया, तो इधर हमने क्या किया, ये हो गया हमारा वी मैक्स, क्या हो गया, वेलोसिटी है ना यहाँ पे, तो वी मैक्स, तो मैक्सिमम जो क्या होगी वेलोसिटी होगी इसकी, तो वो क्या होगी यहाँ पे। अब यहाँ पे इधर हमने क्या नाम दे दिया इसको, वी मैक्स हाफ, नहीं यानी हाफ वी मैक्स, ठीक। और इधर हमारा ये क्या बोला हमने, रेट ऑफ रिएक्शन, ये क्या है हमारी रेट ऑफ रिएक्शन है इधर। अब इधर क्या आ जाएगा हमारा, ये हो गया Km। तो Km हम यहाँ पे जो एक साइंटिस्ट हैं, कौन है हमारे, माइकेलिस मेंट, क्या है इनका नाम है, माइकेलिस मेंटन, दो साइंटिस्ट हुए। तो इसको हम जो Km है इसको बोलते हैं माइकेलिस कांस्टेंट पे बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, माइकेलिस कांस्टेंट। तो Km क्या क्या है यहाँ पे, माइकेलिस कांस्टेंट है। इस ग्राफ में जो Km होगा वो क्या है, माइकेलिस कांस्टेंट। इसके बाद यहाँ पे क्या होता है, इधर क्या आ गया हमारा, ये जो ये वी मैक्स है, तो वी मैक्स हमने देखा कि यहाँ से जो ग्राफ है वो क्या कर रहा है, धीरे 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 क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। और एक ऐसा स्टेज आया जहाँ पे जो ग्राफ था उसने क्या हो गया, उसमें इंक्रीज होना या फिर उसकी जो स्पीड थी वो क्या हो गई, एकदम कांस्टेंट हो गई। कांस्टेंट तो मतलब वो उससे
ऊपर नहीं, उसका क्या आ गया, पीक पॉइंट भी बोल सकते हैं इसको। तो यह क्या हो गया यहाँ पे, इसको बोलते हैं सैचुरेशन हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, सैचुरेशन। सैचुरेशन या फिर हिंदी में जैसे आपने सुना होगा संतृप्त भी बोलते हैं ना, यानी किसी भी चीज़ की या कोई क्या है, माना कोई क्या है, एंजाइम है, तो उसकी वो क्या करेगा, एक फिक्स टाइम तक ही क्या करेगा, किसी भी सबस्ट्रेट से क्या होगा, बाइंड होगा। और एक ऐसी स्टेज आएगी जहाँ पे एंजाइम की जो एफिनिटी है, यानी एंजाइम की जो क्या है, कैपेबिलिटी है किसी सबस्ट्रेट से बाइंड करने की, वो उसको क्या करेगा, मतलब लूज कर देगा, उससे ज़्यादा वो क्या कर, किसी भी और सबस्ट्रेट से क्या नहीं कर पाएगा, बाइंड नहीं कर पाएगा, यानी बाइंडिंग वहाँ पे क्या हो जाएगी, रुक जाएगी या फिर कांस्टेंट हो जाएगी, उसके बाद वो किसी और से बाइंड नहीं कर पाएगा। तो इस पॉइंट को हम बोलते हैं सैचुरेशन पॉइंट। तो यहाँ पे क्या होता है, ये आ जाएगा हमारा, इधर हो गया Km हो गया, इधर भी Km हो गया, ये माइकलिस कांस्टेंट हो गया। तो क्या होता है, जो Vmax और क्या होता है, Km होता है। तो यहाँ पे हमने बात की कि जो Km है, माइकलिस कांस्टेंट बोलते हैं इसको। तो जब क्या होता है, ये Km या फिर माइकलिस जो कांस्टेंट है, इसमें क्या होता है, इंक्रीजमेंट होता है या फिर ये बढ़ता है। तो हमेशा जो एफिनिटी होती है, एफिनिटी मतलब एफिनिटी ऑफ एंजाइम, तो वो क्या होगी, हमेशा घटेगी। वो क्या होगी, हमेशा घटेगी, यहाँ पे क्या होगी, घट जाएगी। तो एफिनिटी ऑफ एंजाइम का मतलब होता है कि किसी भी एंजाइम की जो बाइंड करने की क्या होती है, एबिलिटी होती है किसी सबस्ट्रेट से, तो वो क्या हो जाते हैं, यहाँ पे घट जाती है। जैसे जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो Km बढ़ेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, इसकी एफिनिटी, जो एंजाइम्स की एफिनिटी होती है, माना यहाँ पे कोई एंजाइम है E1, तो यहाँ पे अगर क्या है, ये Km क्या है, कम है, थोड़ा कम है स्टार्टिंग में, तो यहाँ पे ये सबस्ट्रेट की जब एंजाइम से बाइंड करने की जो क्या होगी, यहाँ पे क्षमता या फिर कैपेबिलिटी हम उसको बोल सकते हैं, वो क्या होगी, बहुत ज़्यादा होगी, है ना, कुछ ज़्यादा होगी। क्योंकि इसको स्टार्टिंग में क्या होगा, यहाँ पे मतलब जब हमें होता है ना कि कोई जब एग्ज़ाम क्या होता है, बहुत नज़दीक आ जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, जल्दी जल्दी पढ़ने लग जाते हैं, जल्दी जल्दी पढ़ने लग जाते हैं, और किसी भी चीज़ को क्या हमारे माइंड जल्दी जल्दी क्या कर लेता है, ग्रैस्प कर लेता है किसी चीज़ को। तो ये ऐसा ही यहाँ पे भी होता है कि जब स्टार्टिंग में क्या होता है, जो Km वैल्यू होती है, तो यहाँ पे एंजाइम की जो क्या होती है, एफिनिटी होती है, सबस्ट्रेट से जुड़ने की जो क्षमता होती है, वो क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। तो ये जल्दी जल्दी से क्या कर लेता है, एंजाइम से जुड़ता है। जैसे जैसे जो Km है या फिर माइकलिस कांस्टेंट है, वो क्या होगा, आगे बढ़ेगा या फिर उसमें क्या होगा, इंक्रीजमेंट होगा। तो यहाँ पे जो एंजाइम की एफिनिटी है, वो क्या होगी, घट जाएगी। क्या होगी, एफिनिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। यहाँ पे क्या होगा, एफिनिटी ऑफ एंजाइम क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और जब डिक्रीज होगा तो धीरे धीरे क्या होगा, यहाँ पे ये Vmax भी क्या होगा, मतलब ये एंजाइम की बाइंड करने की क्या है, यहाँ पे सबस्ट्रेट से बाइंड करने की क्या है, यहाँ पे एबिलिटी को दिखाता है कि एक ऐसा पीक पॉइंट आता है या फिर ऐसा सैचुरेशन, यहाँ पे क्या होता है, एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पे एंजाइम मतलब बाइंड करना बंद कर देता है, उसकी जो एफिनिटी होती है वो बहुत क्या हो जाती है, कम हो जाती है या फिर एकदम ही क्या हो जाती है, लो हो जाती है यहाँ पे। तो सैचुरेशन पॉइंट का मतलब होता है कि माना हम खाना खा रहे हैं, तो जब तक हमें भूख हो गया, हमारा पेट खाली है, माना हमने खाना खाना स्टार्ट किया, पर एक टाइम के बाद क्या होता है, हमारा पेट फुल हो जाता है। हम अगर खाना भी चाहें तो तब भी हम नहीं खा पाते हैं किसी चीज़ को, या फिर खाने को नहीं खा पाते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे एंजाइम के साथ होती है कि क्या होता है कि वो इतना बाइंड कर लेता है, इतना बाइंड हो जाता है सबस्ट्रेट से कि एक टाइम क्या होता है, वो फिर बाइंड होना ही वहाँ पे क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। जो वो एक्टिविटी हो जाती है एंजाइम की जो एक्टिविटी होती है वो क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। यानी एंजाइम क्या हो जाता है, ऐसे बोल सकते हैं कि फंक्शन करना बंद कर देता है या फिर सबस्ट्रेट से बाइंड करना बंद कर देगा। तो ये तो बात हो गई सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन कैसे अफेक्ट करता है एंजाइमेटिक एक्टिविटी को। तो एक फिक्स पॉइंट के बाद जो एंजाइम है वो भी क्या कर देता है, उसका फंक्शन बंद हो जाता है। कैसे, वो सबस्ट्रेट से जो बाइंड होने की जो क्या होती है, उसकी एबिलिटी वो क्या हो जाती है, बहुत कम हो जाती है। फिर वहाँ पे वो क्या हो जाता है, सैचुरेटेड या फिर क्या बोल सकते हैं, संतृप्त हो जाता है ना, संतृप्त भी बोल सकते हैं इसको। संतृप्त का मतलब कि बस भाई अब मैंने
मैं इतना बाइंड हो चुका हूँ सबस्ट्रेट से, अब इसके बाद मैं नहीं मतलब आगे किसी भी सबस्ट्रेट से बाइंड हो सकता हूँ। ये चीज़ एंजाइम के अंदर क्या होती है, मतलब ये चीज़ वहाँ पे एंजाइम में हो जाती है। तो ये तो क्या हो गया, हमेशा जब क्या होता है Km यानी माइकेलिस जो कांस्टेंट होता है, अगर वो क्या होता है बढ़ता है तो बाइंड करने की एंजाइम की मतलब बाइंड करने की जो एबिलिटी या एफिनिटी होती है वो क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है, कम हो जाती है। तो इन दोनों में क्या होता है, हमेशा ये रिलेशन होता है कि एक अगर बढ़ेगा तो दूसरा क्या होगा, हमेशा घटेगा। तो यहाँ पर हमने बात की एंजाइम की। एंजाइम के बारे में आज हमने क्या क्या डिस्कस किया, एक तो हमने सबसे पहले डिस्कस किया क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम। तो वहाँ पे हमने IUB यानी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अकॉर्डिंग हमने 6 क्लासेस को वहाँ पे पढ़ा। तो वो 6 क्लासेस हमारी कौन कौन सी थी, सबसे पहले तो हमारा क्या था, ऑक्सीडो रिडक्टेज जो था। उसके बाद हमने पढ़ा हाइड्रोलेजेस या फिर ट्रांसफरेजेस को हमने पढ़ा, आइसोमेरेजेस को पढ़ा, लाइकेजेस, लाइएजेस, इन सबको हमने वहाँ पे क्या किया, वहाँ पे पढ़ा। इसके बाद हमने डिस्कस किया मैकेनिज्म ऑफ एंजाइमेटिक एक्टिविटी, मतलब एक एंजाइम जो है वो कैसे कैसे क्या करता है, फंक्शन करता है, कैसे वो सबस्ट्रेट से बाइंड होता है और कैसे वो प्रोडक्ट को क्या करता है, रिलीज करता है और लास्ट में जाके क्या हो जाता है, खुद एकदम से फ्री हो जाता है और दूसरे रिएक्शन के लिए क्या हो जाता है, मतलब कैपेबल हो जाता है दूसरे रिएक्शन में पार्टिसिपेट या फिर इन्वॉल्व होने के लिए। इसके बाद हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि कुछ ऐसे क्या है फैक्टर्स हैं, ऐसे कारक हैं जो क्या करते हैं एंजाइम की एक्टिविटी को या फिर एंजाइम को काम करने से क्या करते हैं, थोड़ा उसमें क्या करते हैं, उसको इफ़ेक्ट करते हैं, उसको प्रभावित करते हैं, उसके फंक्शन को। तो वहाँ पे हमने 3 चीज़ों को डिस्कस किया। एक तो सबसे पहले हमने क्या डिस्कस किया, टेम्परेचर, कि टेम्परेचर क्या होगा, टेम्परेचर क्या करता है, एंजाइमेटिक एक्टिविटी को श्योरली क्या करेगा, अफेक्ट करता है। तो हमने देखा कि जब हम 10 डिग्री मतलब ऑप्टिमम टेम्परेचर, पहले क्या होता है ऑप्टिमम टेम्परेचर, हम किसको बोलते हैं, ऑप्टिमम टेम्परेचर मतलब ऐसा टेम्परेचर जिस पे क्या करेगा, कोई भी एंजाइम है वो मैक्सिमम एक्टिविटी शो करेगा। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि ऑप्टिमम टेम्परेचर पे ही क्या करता है, जो एंजाइम होता है वो मैक्सिमम एक्टिविटी शो करता है, यानी प्रॉपरली वर्क करेगा ऑप्टिमम टेम्परेचर पे। इसके बाद हमने डिस्कस किया कि पर 10 डिग्री सेल्सियस में इंक्रीज़ करने पर, यानी ऑप्टिमम टेम्परेचर से 10 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज़ करने पर क्या होता है, जो एंजाइमेटिक एक्टिविटी होती है वो क्या हो जाती है, डबल हो जाती है, यानी 2 गुनी बढ़ जाती है एंजाइमेटिक एक्टिविटी। इसके बाद हमने वहाँ पे डिस्कस किया कि अगर हम 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में क्या कर दें, कमी कर दें, तो वहाँ पे क्या हो जाती है, एंजाइमेटिक एक्टिविटी आधी ही रह जाती है। इसके अलावा हमने बात की कि अगर लिमिट से ज़्यादा हम क्या करते हैं, एंजाइम को टेम्परेचर देंगे तो एंजाइम क्या हो जाएगा, डीनेचर हो जाएगा, उसका डीनेचुरेशन हो जाएगा, मतलब कि एंजाइम ना तो फंक्शनली सही रहेगा ना ही स्ट्रक्चरली वो सही रह पाएगा, मतलब पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। और दूसरा हमने क्या डिस्कस किया था टेम्परेचर में, कि अगर हम क्या करते हैं एंजाइम को लिमिट से मतलब बहुत ही कम टेम्परेचर दें तो वहाँ पे भी क्या हो जाता है, जो एंजाइम है वो क्या हो जाता है, इनएक्टिवेट हो जाता है, मतलब वो स्ट्रक्चरली तौर पे तो एकदम सही रहेगा लेकिन वो वर्क नहीं कर पाता है प्रॉपरली। इसके बाद हमने जो दूसरा फैक्टर देखा था जो क्या करता है एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट करेगा, वो था pH। तो pH क्या होता है, मतलब पावर ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पे जो pH वैल्यू होती है या फिर एसिड या फिर बेसिक जो नेचर होता है वो भी क्या करता है, एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट करता है। तो यहाँ पे हमने 2-3 जो क्या थे एग्जाम्पल थे वो हमने देखे कि जैसे हमारा जो ट्रिप्सिन एंजाइम है तो वो क्या करता है, सिर्फ बेसिक pH पे ही काम कर पाता है। एसिड जो ट्रिप्सिन है तो वो सिर्फ क्या करता है, एसिड या फिर अम्लीय जो माध्यम होता है वहीं पर क्या कर पाता है, फंक्शन कर पाता है। तो pH भी क्या है, एक pH क्या है, एक ऐसा फैक्टर है जो क्या करता है, एंजाइमेटिक एक्टिविटी को क्या करता है, अफेक्ट करता है। इसके अलावा हमने तीसरी चीज़ हमने यहाँ पे देखी थी, जो तीसरा फैक्टर था जो एंजाइम की एक्टिविटी को क्या कर रहा था, अफेक्ट कर रहा था, वो क्या था हमारा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, यानी किसकी सांद्रता, सबस्ट्रेट की जो सांद्रता होती है वो भी क्या करती है, अफेक्ट करती है किसको, एंजाइम की एक्टिविटी को। क्योंकि एक मतलब
एक पॉइंट के या फिर एक सैचुरेशन पॉइंट के बाद, सैचुरेशन जब हो जाता है या फिर सैचुरेशन एक फिक्स पॉइंट के बाद जो क्या होता है, एंजाइम भी क्या करता है, एंजाइम की जो एक्टिविटी होती है या फिर जो क्वालिटी होती है बाइंड करने की सबस्ट्रेट से, वो भी क्या हो जाती है, रुक जाती है, बंद हो जाती है। अगर क्या होगा, उसको ज़रूरत से ज़्यादा क्या हो जाए, वहाँ पे सबस्ट्रेट बाइंड करने को मिल जाए, तो क्या होगा, हमने वहाँ पे देखा कि जो Km वैल्यू और जो क्या है एफिनिटी ऑफ एंजाइम, मतलब किसी भी एंजाइम की बाइंड करने की जो एबिलिटी है सबस्ट्रेट से, उन दोनों में क्या होता है, हमेशा रिवर्सिबल। यानी अगर एक क्या होगा, अगर Km वैल्यू में क्या हो रहा है, Km वैल्यू अगर इंक्रीज़ हो रही है तो वहाँ पे जो एंजाइम की बाइंड करने की क्या होगी क्वालिटी या फिर क्षमता होती है, वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। यानी Km और एफिनिटी में क्या होता है, रिवर्सिबल रिलेशन होता है वहाँ पे। तो अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा घट जाएगा। तो ये तो बात हुई हमारी एंजाइम की। आगे अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि जो एंजाइम्स होते हैं उनमें इनहिबिशन कैसे होता है। इनहिबिशन का मतलब कि कुछ कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो एंजाइम्स के साथ क्या करते हैं, कॉम्पीट करते हैं, यानी उनके कॉम्पिटिटर होते हैं। तो आगे हम इस चीज़ को डिस्कस कर लेंगे कि क्या होता है इनहिबिशन या फिर एंजाइमेटिक इनहिबिशन क्या चीज़ है, इसको हम कल डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियोस को शेयर करें। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में अपने सजेशंस को ज़रूर लिखें, और अगर वीडियो पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। धन्यवाद।